जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि मैं इसमें आपका कक्षा 11 यानी कि क्लास 11 के लिए मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि आपका सब्जेक्ट अर्थशास्त्र है यानी कि इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आपका पूर्णांक 40 रहने वाला है और इसमें आपको समय ऑब्जेक्टिव के लिए जो कि 1 घंटा 30 मिनट मिलने वाला है। तो इकोनॉमिक्स का मैं सेट 1 इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि आपका 2022 एग्ज़ाम के लिए है। अगर आप 2022 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा और फिर इसमें जितना भी क्वेश्चन है उसके अंदर से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मनुष्य का आर्थिक कार्य। यानी कि जीवन के सामान्य कारोबार से हम लोगों को इससे तात्पर्य है कि जीवन का जो कोई भी जीवन होता है और उसका जो मनुष्य का आर्थिक कार्य होता है, कार्य, वही जीवन का वाक्यांश इसमें तात्पर्य है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इस सरकार का गठन जो है कि इसमें अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं आता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गॉटफ्राइड एकेनेलवाल को कहा जाता है। नंबर 4 है कि बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें सभी यानी कि जो संख्यात्मक मान है और सांख्यिकीय तथ्य है, आंकड़ा है, ये तीनों हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है। यानी कि अर्थशास्त्र में किस प्रकार का आंकड़ा का इसमें प्रयोग होता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। फिर आपका क्वेश्चन 6 है कि संचरित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या हो सकती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 2 हो सकती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्राथमिक। आपका 8वां क्वेश्चन है कि आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति ... कहलाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उसे कहते हैं अन्वेषक या प्रेक्षक। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि इनमें से किस विधि में प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि व्यक्तिगत साक्षात्कार, यानी कि व्यक्तिगत जो साक्षात्कार होता है वही होता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ था। यानी कि स्वतंत्रता होने के बाद भारत में कब जनगणना हुआ था सबसे पहले। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1951 में, यानी कि बी को आप टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि वर्गीकरण आंकड़ों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। यानी कि वर्गीकरण आंकड़ा जो है उसको व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में इसको वर्गीकृत किया जाता है। किसको? तो वर्गीकरण आंकड़ा को। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर है। एक वर्ग का जो है मध्य बिंदु किसके बराबर है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत के बराबर होता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों को ... चर में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मात्रात्मक चर में व्यवस्थित किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर लेंगे, ताकि जितना भी इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपको दूंगा वे आप तक आसानी से पहुंच सके। फिर देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि
निम्नलिखित में से कौन चर संतत चर का एक उदाहरण है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि मिलान चिन्हों की गणना कितने समूहों में की जाती है? यानी कि मिलान चिन्ह जो होता है उसकी गणना कितने समूह में की जाती है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 5 समूह में की जाती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में की वृद्धि विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले तथा 7 बंद पाए गए और 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले पाए गए। यह उदाहरण आंकड़ों के किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित कर रहा है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का बी, यानी कि आंकड़ा है यह पाठ विषयक को प्रदर्शित कर रहा है। आप इसमें ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों यानी कि क्षैतिज तथा स्तंभों यानी कि ऊर्ध्वाधर रूप में कक्षा में दिखाती है, वह आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत कर रही है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सारणीकरण द्वारा प्रस्तुत कर रही है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कालिक कहलाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर है डी, यानी कि तोरण का, यानी कि तोरण विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 20 है कि तोरण को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि तोरण जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संचयी बारंबारता वक्र के नाम से जाना जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो भारत में सबसे पहले 1951 में प्रारंभ हुई थी। आप इसमें ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 22 में है कि ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी, यानी कि दादा भाई नौरोजी जो थे इन्हीं के काल में जनगणना का प्रयास किया गया था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 23 है रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए तथा बी दोनों। यानी कि ए में है कि लोग अब लंबी यात्राएं कर सकते हैं। जब रेलवे आया तो लोग जो है कि लंबी यात्रा कर सकते हैं क्योंकि इनके लिए आसान हो गया है। अब इसमें बी में है कि कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला, यानी कि कृषि के जितने भी उत्पाद होते हैं वे उस सभी उत्पाद को आसानी से कहीं पर ले जा सकते हैं, यानी कि रेलवे के आने से आसान हो गया। तो इसमें आप सही आंसर डी को टिक कर लेंगे, यानी कि ए तथा बी दोनों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 24 है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 24 का बी, यानी कि मिश्रित अपनाया गया। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 25 है कि औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए तथा बी दोनों। इसमें डी को टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 26 है कि किसी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। यानी कि कोई बाजार है तो वहाँ पे कोई भी वस्तु जाता है तो उसकी मांग होनी चाहिए, उसकी मांग के साथ साथ वहाँ पे जितना भी वस्तु जाएगा वो जितने भी वहाँ पे खरीदने वाले होंगे उनके अनुसार पूर्ति भी होना चाहिए, इस पर डिपेंड करता है। आपका क्वेश्चन नंबर 27 है कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी,
यानी कि 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय समिति योजना का गठन किया गया था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है। तो इसमें जो है कि पंचवर्षीय योजना जो है इसकी अवधि होती है 5 वर्ष, यानी कि इसमें ही बोला जा रहा है पंचवर्षीय यानी कि 5 वर्ष होती है। आप इसमें ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सार्वजनिक रूप में। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, यानी कि कब की गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1948 में की गई थी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो ये जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें कोलकाता, यानी कि भारतीय जो सांख्यिकी संस्थान है ये आपका कोलकाता में स्थित है। आप इसमें ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 32 है कि आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। आपका क्वेश्चन नंबर 33 है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई। तो ये जो है कि आपका VVI क्वेश्चन है, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1995 ईस्वी में की गई। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1991 में हुई थी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रत्यक्ष कर ... लगाया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 36 है कि विनिवेश का उद्देश्य क्या है, यानी कि जो इसमें विनिवेश है इसमें विनिवेश का उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से सभी, यानी कि जितने भी दिया गया है, वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण की सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, ये सभी होगा, यानी कि आप इसमें ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 37 है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी कि योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वे कौन होते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 34 है कि टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। तो टाटा स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 1907 ईस्वी को आप टिक कर लेंगे ऑप्शन ए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 39 है कि टाटा स्टील कितने देशों के कार्यरत है, यानी कि कितने देशों से यह कार्य करती है। तो इसमें आपका जो है कि 30 देशों से कार्य करती है। आप इसमें ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट है, यानी कि 40 है, विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है। तो विश्व बैंक को जो है कि IBRD के नाम से जाना जाता है। आप इसमें ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन में से एग्जाम में आएंगे ही आएंगे जो कि VVI हैं। और इकोनॉमिक्स सेट 2 का वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जा करके देख लेंगे ताकि आपका पूरा तरह से तैयारी हो जाए और ऑब्जेक्टिव के लिए किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लेंगे ताकि जितना भी इम्पोर्टेंट वीडियो मैं दूंगा वे आप तक आसानी से पहुंच सकें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।